Hi, welcome to one more हाय। episode. Hi, महेंद्र, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जिंदगी का सफर। तो जब जिंदगी का सफर करते हैं, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ दूसरे एपिसोड में कि मैंने इंजीनियरिंग किया था। और जब इंजीनियरिंग में करते थे और एक वो कॉलेज के सामने एक एरिया होती थी जहाँ पे हम लोग को ऐसे ही जो हम छह लोग आपको पीछे देख रहे हैं, सब हम लोग वी वर पार्ट ऑफ द सेम कॉलेज, वहाँ पे हमको पकड़ लेते थे और पकड़ के पूछते थे कि ये कॉलेज का आपको नाम क्या है। ओके। और फिर नाम बताया तो स्पेलिंग पूछते थे। ओके, तो नाम तो पर्टिकुलरली सभी को मालूम था। हाँ। विश्वेश्वरैया का स्पेलिंग। हाँ, तो अभी बताओ, पहला आप क्वेश्चन आपके लिए महेंद्र भाई, बताइए, आप विश्वेश्वरैया का स्पेलिंग बताइए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो ये तो मुझे पूछा है कि मेरा रैगिंग ले रहा है। हाँ, रैगिंग से चालू होगा ना, मतलब उसके बाद धीरे अच्छा, धीरे प्यार मोहब्बत बढ़ेगी वगैरह। आई स्टिल रिमेम्बर इट इज VISVASRAY। यस, करेक्ट। करेक्ट। मतलब उसके लिए बहुत हाँ, वो उसके लिए पता बहुत नहीं गाली था खाई। वगैरह, मतलब बोलते तो थे और फिर अपने हिसाब से मैं बंगाली में बोल बंगाली टाइप का बोलता था, आप शायद मराठी में बोलते थे और फिर स्पेलिंग भी उस टाइप के आते थे। फिर वो यस। बंदा मतलब बोलता था कि भाई 50 बार लिखो वगैरह, नहीं तो फिर कान के नीचे एक दो बजा भी देते थे सीनियर लोग। बट वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। सो वन मोर टाइम वेलकम टू दिस एपिसोड महेंद्र। थैंक सो यू फॉर थोड़ा बताइए इनवाइटिंग मी। आपके जिंदगी के सफर के बारे में, कहाँ पे मतलब आपकी क्या एस्पिरेशन थी ग्रोइंग अप। लाइक नॉट बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक। एस्पिरेशन तो डेफिनेटली थी बचपन से इंजीनियर होने की। क्या बात है। हम्म। यस। दैट वाज माय एस्पिरेशन, माय फादर्स ड्रीम, माय फैमिली ड्रीम। हम्म। पर ऐसा लगता नहीं था जो बचपन की जो हरकतें थी उसके हिसाब से बन पाऊंगा। हम्म। But somehow at the latter stage took it seriously हम्म। and could do it. हम्म। और बेसिकली अपन बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखने वाले लोग नहीं है अपन। हम्म। सिंपल से काम रहता है। हम्म। इट्स लाइक दैट। तो हाउ वाज इट, मतलब थोड़ा बताइए ना जिंदगी के सफर के बारे में। सो बिकमिंग इंजीनियर इज वन पार्ट ऑफ इट, देन ग्रोइंग अप, फिर आपकी यस। जर्नी ओवरऑल बताइए थोड़ा सा। Like as you are aware, I was born in a like middle class or lower middle class family of that age हम्म। in say 70s. हम्म। We were five siblings, father, mother, and a grandmother. A big family, like combined joint family that time. हम्म। और उस टाइम आपको मालूम है सब चीज़ें अपने को बिल्कुल नेक टू नेक रहती थी। बराबर। तो जैसे एजुकेशन भी हमारा एक नॉर्मल स्कूल में हुआ है, हम्म। सेकेंड बेरर हाई स्कूल महान। हम्म। बट सीपीएन बेरा इज अ गुड स्कूल, मतलब इट्स वन ऑफ द known schools which is there. It या was देर आर English टू medium ब्रांचेस। school, I think. नो, इट वाज ए मराठी मीडियम स्कूल विथ Oh, okay, लाइक साइंस मैथ्स इन इंग्लिश। okay, okay, okay. या सो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू, लेकिन बिकॉज मैं तीन सिस्टर के बाद पहला लड़का था घर में, और उस टाइम आपको जानते हो कि लड़का बहुत ज़्यादा ये रहता था। मैं ग्रैंड मदर मदर सबका बहुत ये था। हाँ, लाडला। तो लाडला था, प्रोटेक्टेड था। हम्म। तो मोस्ट ऑफ टाइम आई यूज टू प्ले। पढ़ाई के Okay. नाम का कोई था ही नहीं। हाँ। एंड लिटरली मेरे को याद है जब मैं स्कूल में था, स्कूल में अपन जब भी पढ़ते तो बुक फोल्ड करके रखते थे, तो वैसे ही फोल्ड करके रख देते थे। उसको हाँ। सीधा भी नहीं करते थे। हाँ, उसको बैग के अंदर डाले वैसे ही फुल। तो नेक्स्ट डे वो बुक वैसे ही स्कूल में ही खुलता था। मतलब तब से बड़े एफिशिएंट थे कि उतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए कि अपन वो पेज पे पहुंचना है, मतलब पहले से ही जरूरत ही नहीं सिस्टम लगती वाज थी। देयर। हाँ, जरूरत ही नहीं लगती थी पढ़ने की। जरूरत ही नहीं, वहीं पे ओपन हुआ, वहीं से बस पढ़ाई चालू। वहीं पे ओपन हुआ, वहीं नेक्स्ट डे वहीं से शुरू हुआ। वहीं से तो शुरू। स्कूल जैसे सुबह की स्कूल रहती थी 7 से 11 बजे आए घर, 11:30 हाँ। खाना खाए 12 बजे तक। हम्म। आई यूज टू गो टू रेशिम्बा ग्राउंड, मेरे घर से बहुत नजदीक था वो। हम्म। और मैं लिटरली शाम को 6 बजे तक वहाँ क्रिकेट खेलता था या देखता था। वो वहाँ बहुत सारे अच्छे मैचेस होते। उस टाइम अपने यहाँ ना गजदर लीग था, ओके। काफ़ी अच्छा क्रिकेट रहता था। बहुत बड़े बड़े विदर्भ के लेवल के प्लेयर वहाँ खेलते, हम दिन भर वही बैठते थे। हम्म।
सिर्फ पिताजी आने के पहले घर में चाहिए, वो एक हाँ, बहुत बड़ा क्राइटेरिया था अपने टाइम। हाँ। तो बस उस टाइम पहुंच जाने का घर। हम्म। पर और पता कैसे अपना चलता था, मतलब घड़ियों वगैरह तो होती नहीं थी या मोबाइल फोन होती नहीं थी? नहीं, पर टाइमिंग रहता था ना, जब अच्छा। अपने पहले के जो जनरेशन पिताजी वो टाइम के परफेक्ट थे। ओके। 6 बजे निकले ऑफिस से तो 6:30 बजे पहुंचना है घर। हाँ, तो अपने को पता चल जाता था, अपन उस टाइम बराबर उनके पहुंचने के 10 मिनट पहले घर पहुंच जाते। पहले घर पे। बहुत सिंसियर। हाँ, मुझे अभी भी याद है डॉक्टर लिनेश और डॉक्टर प्रमोद मेरे ना बहुत स्कूल के ज़माने के दोस्त थे, प्राइमरी स्कूल के। हम्म। और ऐसा था कि सब लोग स्कॉलरशिप एग्जाम देते थे, तो मैंने भी देने का फॉर्म भर दिया था। और डॉक्टर लिनेश जैसा आज सिंसियर था, मैं उस टाइम भी सिंसियर था। हाँ। तो उसको एक दिन मेरे घर आया स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम की स्टडी करने। हम्म। मैंने बोला चल अपन स्टडी करेंगे, आधा घंटा ग्राउंड में चल के आते हैं। उसको लगा आधा घंटा था, आधा घंटा। हाँ। उसको मैं जो 11-12 बजे लेके गया, संडे का दिन था, और शाम को उसको वापस लाया। तो वो सो अपसेट, तो उसने बाद में कई साल मेरे से बात नहीं किया था। तो ऐसा था। पर देन मे बी एट लेटर स्टेज, और मे बी 10वीं 9वीं 10वीं में मैंने बहुत सीरियसली स्टडी। सीरियसली फिर थोड़ा सा मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, अभी ये बहुत हो गया। हाँ। उसके पहले बहुत मार खाया, ये ढिंगाने खाया, मस्ती, ढिंगाने मस्ती काफी कर ली। सब सब कर लिया, पतंग ये वो। हाँ। कुछ शौक अभी भी बरकरार है वो। फिर 10वीं मैंने सीरियसली लिया बहुत, हम्म। और ठीक ठाक मार्क्स थे। तो बहुत लोगों को जब मैंने 10वीं में उस टाइम लाइक 84% वॉज वेरी गुड। वेरी गुड, तो यस। मुझे तो मुझे मेरिट के लोग, आसपास ही हो गए, मतलब मेरिट हाँ वाज बिल्कुल, मे बी थर्ट यस यस 87 और बिल्कुल। समथिंग। हाँ 86 था हमारे टाइम, अपने टाइम। हम्म। तो उस टाइम बहुत लोगों ने मेरे को मार्कशीट मांगा एज ए प्रूफ। पीपल वेर नॉट बिलीव कि मैं इतने बिलीविंग है। मार्क्स स्कोर कर सकता, क्योंकि मेरा फिक्स था 60 to 65% के बीच में बिना पढ़ाई करके अपना। हो जाता था। और घर वाले भी ठीक है यार, हो जाएगा हो जाएगा। हम्म। सो इट्स गुड। देन शिवाजी साइंस में एडमिशन लिया। हम्म। इंजीनियर तो बनना था, पर बोला कि शायद कुछ आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, ये देना, ऐसा उस टाइम सोचते, तो बोला बायोलॉजी साथ में चाहिए। हम्म। सो नॉट ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें उस टाइम अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स के दो टाइप थे, एक पेड सीट थी, एक नॉन पेड सीट थी। ओके। अच्छा। नॉन पेड में नहीं, पेड में मिल रहा था, पर बोला ठीक है अपन दोनों हाँ। रखते हैं। तो शिवाजी साइंस में मिला 11वीं 12वीं में। अगेन 12वीं में ठीक ठाक मार्क मिले। हम्म। अंग्रेजी छोड़ के, हाँ, अंग्रेजी छोड़ के, अंग्रेजी में मेरे को लिटरली 39 मार्क्स मिले, उन्होंने पास कर दिया, इसलिए मैं आगे आप लोगों के साथ निकल गया। तो उस टाइम मेरे को ना सिविल इंजीनियर बनना ही नहीं था। हम्म। मुझे बनना था मैकेनिकल बनना था। मैकेनिकल मैकेनिकल हाँ। इंजीनियर। हम्म। क्योंकि बहुत उस टाइम तक मैं घर की बहुत सारी चीज़ें खराब कर चुका था, हाँ। खोल खा के, ये करके वो करके। एक बार तो मैंने अपनी जो बारबेड वायर रहती ना, प्लेन वायर एमएस की, हाँ। वो मैंने 2 प्लग पिन में डाली थी हाथ से। उस टाइम शायद ना झटका लगा पांचवी के। छठवीं, हाँ चौथी पांचवी में होगा कि क्या होता। और जो दूर से, और तो फेंका गया, हाथ को कुछ बर्न भी हुआ। मैं 1.5 घंटे तक पलंग, लकड़ी का पलंग रहता था उस टाइम अपने घर, हाँ। है ना, वुडन वुडन बराबर, बेड हाँ। से। हम्म। उसको 1-1.5 घंटा पकड़ के रखा था मैंने बाद में। हाँ, मतलब हिल गया होगा पूरी तरह से, मतलब। हो। तो ऐसी अपनी इंजीनियरिंग की सोच थी कि मतलब मैकेनिकल बनेंगे, रेडियो खोल, टीवी खोल, पंखे खोल। तो क्या हुआ कि मेरा जो भी 12वीं में थोड़ा सा परसेंटेज कम मिला, हम्म। तो नागपुर में मुझे एडमिशन ही नहीं मिली थी पहले राउंड में। अच्छा। उन्होंने मेरे को दूर दराज सांगली भेज दिया था। हम्म। और फिर रीशफलिंग होता था उस टाइम। तो शांगली में रीशफलिंग, मैकेनिकल मिल गया था? नहीं, सांगली में मेरे को सिविल ही मिला था। सिविल ही मिला तो था, वो, ओके। क्योंकि मुझे रीशफलिंग में आना था। रीशफलिंग में नागपुर की सबसे लास्ट सीट वो भी मेटलर्जी में मिली थी मेरे को। ओके, हाँ। फिर फिर वो सोच लिया था कि आगे चल के मेटलर्जी इंजीनियर, मेटलर्जिकल इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, हाँ। सिविल नहीं बनेंगे अभी। हाँ। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में
थोड़ा सा ठीक ठाक किया तो अपन ने ऑल क्लियर वेयर होके फर्स्ट क्लास पास हो गए। हाँ, वो अपने पास टाइम कहावत थी कि फर्स्ट ईयर में आप क्लियर हो जाओ तो इंजीनियर हो गए। हो गए, हाँ। हाँ, तो मेरे को लगभग अच्छा मार्क था, तो ब्रांच चेंज के लिए डाला अच्छा। फिर मेरा प्रेफरेंस वही मैकेनिकल सिविल था। फिर उसमें मैकेनिकल नहीं मिला तो गलती से भी सिविल हो गया। ऐसा बनते बनते सिविल इंजीनियर वो भी ठीक ठाक करके मैं पास हो गया। हम्म। लाइक ऑनर्स वगैरह था जो भी 75% अपना था उस टाइम डिस्टिंक्शन। हम्म। तो फिर तेरे मुझे को सिविल में 75 भी मिला था वीआरसी में? क्या हाँ बात कर रहे हैं! हाँ तो टॉपर होगा वगैरह। नहीं नहीं, प्रवीण साहू करके एक लड़का था, ही वॉज, मैं शायद चौथा पाँचवा जो भी होगा, हाँ। उतना आरसी नहीं था ना उस टाइम, पढ़ाई करता था तो। हमने तो बड़ी मुश्किल से वगैरह मतलब 60 62 वगैरह किया वगैरह, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नहीं, मेरा हो सकता है मेरे क्या वो प्रोजेक्ट वाले ने मेरे को प्रोजेक्ट वाले ने जो प्रोजेक्ट वाला वीआरसी में था डॉक्टर पोफरे करके, हाँ। ही वाज द वर्स्ट गाइड इन, वो फेमस था सबसे कम मार्क देने में। हाँ। और उसने वीआरसी की हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर दिया मेरे को ज़्यादा मार्क देके। क्या बात। हम्म। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मेरे को फिर उस टाइम भी मैंने फिक्स किया था कि साथ ही में अपन पीजी कर लेंगे कंटिन्यूशन में, हम्म। बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनी गैप, वो बाद में होता नहीं, ये नहीं वो नहीं। हम्म। हम्म। फिर वही गेट अप्रोच, गेट क्लियर हो गया अपन। हम्म। फिर मेरे को ना एमटेक भी स्ट्रक्चर में करना था। हम्म। एमटेक स्ट्रक्चर में करना था, पर क्या हुआ कि थोड़ा सा घर में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे जो भी उस हम्म। टाइम। तो फिर मेरे क्राइटेरिया हो गया कि मुझे बाहर नहीं जाना है। नागपुर मुझे से बाहर नहीं जाना। बीजेटीआई में स्ट्रक्चर मिला था, आईआईटी खड़गपुर में भी कुछ अच्छी ब्रांच मिली थी, हम्म। पर नहीं जाना था। फिर नागपुर के बाहर नहीं जाना, तो नागपुर के बाहर ऑप्शन ही नहीं था। There was only one course for post graduation in VRC at that time for civil engineers, and that too environmental engineering. हम्म। तो environmental engineering भी मैं एक्सीडेंटली बना, तो हाँ। एक्सीडेंटल सिविल इंजीनियर फॉलोड बाय एक्सीडेंटल एनवायरमेंटल इंजीनियर। थोड़ा सा मेरे लाइफ में एक थोड़ा सा बैड फेज आया था उस टाइम। मैं वो जस्ट 21 और मेरा बी क्लियर करके मैंने एमटेक में एडमिशन लिया था। और दैट टाइम माय फादर पास्ड अवे। ओ। माय फादर वाज जस्ट 52 53 ईयर्स ओल्ड। हम्म। और हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, 5 सिबलिंग्स, ग्रैंड मदर, मदर। हम्म। एंड वो कुछ भी 2 3 दिन की बीमारी सडनली पास अवे। हम्म। और देयर वाज नो अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। हम्म। तो मेरा उस टाइम फिर सब प्रायोरिटी चेंज हो गया। आई हैव टू हम्म। बी इन नागपुर, आई हैव टू फाइंड द जॉब। हम्म। और मेरी तीनों सिस्टर जो मेरे से बड़ी थी, एक की भी मैरिज नहीं हुई थी, हम्म। शायद हम एक छोटे से रेंटेड मकान में भी रहते थे। हम्म। तो मेरी प्रायोरिटी फिर पूरी चेंज हो गई। मेरे हम्म। करियर एक तरफ रहा जो भी है, हम्म। फैमिली वॉज द प्रायोरिटी दैट टाइम। हम्म। तो फिर मैंने एक एमटेक चालू हो रहते ही मैंने तो भी जुगाड़ करके एडीके कॉलेज करके हम्म। नागपुर में था, उसमें मैंने पार्ट टाइम लेक्चरशिप का जॉब कर लिया फिर। हम्म। और वो भी उन्होंने मेरे को 6 महीना पार्ट टाइम का जॉब दिया। हम्म। ये मैंने उनको सिचुएशन बताई थी जो भी है। हम्म। पर 6 महीने में आई वॉज अ पॉपुलर टीचर। हम्म। पीपल जो मेरा कुछ हाइट वेट कुछ 45 50 kg होगा मेरी हाइट। तो वहाँ जो स्टूडेंट्स थे ना यूपी और बिहार से, तो वो तो ऐसे अंकल वंकल लगते थे भैया। तो घर आके ऐसा करके पैर वैर पड़ते थे, तो मेरे को बहुत डर लगता था। तो मैंने वो जॉब 6 महीने किया। हम्म। धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लगी। हम्म। एंड देन वो खत्म होने के बाद मेरा एमटेक भी उसी टाइम खत्म हुआ लगभग। देन आई हम्म। स्टार्टेड वर्किंग इन वन ऑफ द प्राइवेट कंपनी इन नागपुर इन द सेम फील्ड। हम्म। और फिर जैसे एक करके फैमिली प्रायोरिटी में निपटाते गया। सिस्टर्स गॉट मैरिड, मेरा ब्रदर हम्म। पढ़ रहा था, वो भी उसका एजुकेशन पूरा हुआ। देन छोटा सा मकान खरीद लिया। हम्म। और उसके बाद देन 1999 आई गॉट मैरिड हम्म। प्रांजलि। हम्म। पर दैट वाज लाइक टोटल कंप्लीट चेंज इन माय लाइफ। हम्म। शी हैज़ बीन वेरी लकी टू मी। हम्म। मैंने 1991 से 99 यानी मैंने सोच रखा था लगभग, यानी कि जो भी होगा अपने को अपन 10 साल सर्विस करेंगे जो भी है, बट अल्टीमेटली विल बी डूइंग समथिंग ऑफ ऑफ माई ऑफ ओन। हम्म। हम्म। क्योंकि
as an engineer, I always feel that you are there to give jobs to people. You are there to create something. तो एक ऐसा था कि अपन आगे अपना कुछ ना कुछ करेंगे. तो 1999 I got married February, and we were blessed with a very intelligent and proud daughter Ishwari in December 99. ये दोनों की एंट्री मेरे लाइफ में बहुत ही लकी रही. देन एक दिन सडनली मेरे अभी जो पिछला पार्टनर है ऋषभ मोदी, ही केम टू मी, बोले यार वी हैव सम अपॉर्चुनिटी, आई एम गेटिंग जॉब बट आई कांट एग्जीक्यूट ऑन माई ओन, मुझे तेरी जरूरत लगेगी. मेरे भी दिमाग में था. So I said, okay, I'll join. And he offered me 50% partnership and all this thing. एक उसने बहुत अच्छा बताया था कि देखो he is a मारवाड़ी गाय, तो उनको बिजनेस रन्स इन देयर जीन्स एंड फैमिली. यस. और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि स्टिल वी वर 8 people in the home, 8 or 6 people in the home. I was the only अर्निंग मेंबर. और जॉब छोड़ के हाथ में कुछ नहीं, बिना सेविंग का, विथ EMI ऑफ फ्लैट, डूइंग ए बिजनेस वाज सुसाइडल. अगर कुछ नहीं होता तो मुझे वही करना पड़ता. तो उसने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि देखो अपना बिजनेस चले नहीं चले, आई विल इंश्योर कि 1 साल पहले आई विल टेक केयर ऑफ योर थिंग्स. दैट वाज अ बिग थिंग कि तुम्हारे जो डेली रूटीन्स है, ये है वो है, जो भी तुम्हारे एक्सपेंसेस है, आई विल टेक केयर ऑफ, एंड एज ए कंपनी मैं वो इंश्योर कर दूंगा, बिकॉज ही वाज फ्रॉम गुड फैमिली एंड ऑल दिस थिंग. पर somehow we were so fortunate and lucky that कि ऐसा होता नहीं बिजनेस में कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं था, हमारे विजिटिंग कार्ड्स नहीं थे, बट वी हैड अ चेक, एडवांस चेक. वाह. एडवांस पेमेंट का चेक था हमारे हाथ में, यानी हम चेक लेके घूम रहे थे बैंक में कहाँ अकाउंट खोलना. तो दैट वे इट स्टार्टेड. So this is the same thing which you are now continuing, the MM. Yes. This is formed in 2000. Precise somewhere in October 2000. Okay. So nearly 20 साल 21 साल you have been into this thing, and आपका काम भी मतलब is very unique because you are looking at recycling of water, which is one of your main focus area where you do your consulting plus execution. तो ये कैसे हुआ, मतलब how did you choose that? Because 20 साल पहले was there so much of importance given to recycling and all, or environmental thing as a way? No, situation and the scenario has been changing a lot. जब हमने 2000 में चालू किया तो although the requirement of cleaning the water or cleaning the wastewater which is going out was there, but enforcement was not there. Strict enforcement was not there. अब स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं था तो भी क्लाइंट कुछ ना कुछ कर देते थे. उस टाइम लोगों को एक चीज चाहिए थी कि वो आई वॉश करके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, जो अथॉरिटी थी, उनको दिखाना कि हमने कुछ लगाया है. बराबर. एनवायरमेंट एनी एक्सपेंसेस ऑन दिस वेयर कंसिडर्ड एज वेस्टफुल एक्सपेंसेस, कि भैया इसमें प्रोडक्शन में हमारा क्या है, हमारा प्रोडक्शन तो निकल रहा है, इसमें क्यों सा फायदा हो रहा है. पर थोड़ा सा एक आइडिया लग गया था कि दिस इज अ थिंग विच इज इन गोइंग टू बी कमिंग, क्योंकि धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ने लगा, पानी खराब होने लगा, हेल्थ एस्पेक्ट खराब हुए, ग्राउंड वाटर खराब होने लगा. तो उस टाइम तो एक था कि सिर्फ पानी ट्रीट करना है, रादर ट्रीट भी नहीं करना है, वो ट्रीट करते ऐसा दिखाना है. फिर क्या होता कि हम तो नए लोग थे, हमारे को क्या, किसी ने 1 रुपया दिया तो भी इट इज अगेन फॉर अस, हमको खर्चे कुछ नहीं थे, 2 ही लोग थे, तो हम वी वर गिविंग वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन या वेरी चीप सोल्यूशन, फीस चार्ज करके हम कर देते थे उसको. तो वी वर गेटिंग सम बिजनेस. पर धीरे धीरे जैसे एनवायरमेंटल पॉलिसी चेंज होती गई, पहले गवर्नमेंट ने चालू किया कि इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करो कि आप पानी फेंको बाहर जरूर, पर वो एक लिमिट में लाके ट्रीट करके भेजो. तो फिर वो ट्रीट करने के लिए जो लगता था वो हमने देना चालू किया. इसमें एक चीज़ और ऐड होगा कि
waste is, you can always get best out of the waste. Any waste, every waste can बाई be प्रोडक्ट converted, निकल yeah, सकती है. can be converted into useful by product. तो हमारे पास somehow, जो मैंने पहले 10 साल सर्विस की थी, तो I had experience and knowledge of getting biogas from the waste. जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं या कार्बोनेशियस जो भी वेस्ट निकलती फैक्ट्री से, उसमें से बायोगैस निकालने का मेरे पास नो हाउ एक्सपीरियंस स्किल था. तो वो प्रोजेक्ट हमको काफ़ी मिलने लग गए फिर, क्योंकि ऐसा था कि हाँ, एक छोटा, वो प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा रहता है. इंडिया में ऐसे 2 या 3 ही लोग हैं जो, जहाँ अल्कोहल बनता है ना मोलासेस से, दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्री. और वहाँ का जो पानी निकलता है बहुत ख़राब रहता है. बट एट द सेम टाइम दैट वेस्ट spent wash, what we call it, gives very good amount of biogas. तो उसके लिए क्या, वो बड़ा प्रोजेक्ट रहता है काफ़ी. उस टाइम भी वो करोड़ में रन करता था और हमारा तो बहुत छोटा सेटअप था. तो हमको ऐसा लगता था कि ये फील्ड में हमने जाना चाहिए, जो मैं सर्विस में करता था, पर एज ए इंडिविजुअल कोई देगा नहीं आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिस्क वगैरह. तो एक नो द GMR ग्रुप, वन ऑफ द बिग ग्रुप जो दिल्ली एयरपोर्ट वगैरह चलाते थे, उनका शुगर मिल और डिस्टिलरी था सांकीली में, AP में. हमको पता चला वहाँ प्रोजेक्ट आता है. हम वी वर नथिंग टू लूज, हम गए. तो उसके MD ने मेरे को एक सवाल पूछा था उस टाइम, मेरे को अभी भी याद है, कि आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं, आपने, भाई आई शुड गिव दिस प्रोजेक्ट टू यू. और उस टाइम शायद एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट की बात भी चल रही थी, शायद ये 2000 वगैरह की बात है, जब रिलायंस ने उसमें कोट किया था एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट में. तो ये सेम क्वेश्चन अनिल अंबानी को भी पूछा गया था कि आपको एयरलाइंस का एक्सपीरियंस नहीं, आप एयरलाइंस में क्यों आ रहे. तो उसने बोला था कि हम फॉरेन से टाइप करके एक्सपर्टाइज ला रहे हैं. मैंने उनको बोला कि साहब ऐसे है कि ये सवाल सबको पूछा जाता है, वो लेवल पे भी पूछा है आपने, ये लेवल पे भी पूछा है. सो वी हैव एक्सपर्टीज, वी हैव नॉलेज. अब रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो आप हमको चांस लेके देखिए दीजिए, वी कुड डू समथिंग. तो मिस्टर नारायण राव वाज MD, बिग शॉट. उसने उस टाइम कुछ नहीं बोला, सबका फर्स्ट राउंड हो गया इधर. फिर उन्होंने 1 महीने के बाद मेरे को बुलाया, बोले महेंद्र, आई स्टिल रिमेम्बर योर वर्ड्स और आई वांट टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू यू. और उसने मेरे को मेरे बर्थडे के दिन प्रोजेक्ट दिया. क्या बात. तो दैट वाज आवर बिगिनिंग. और आज हमने उस प्रकार के लगभग 100 प्रोजेक्ट किए हैं इन 15 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और वी आर वन ऑफ द लीडर्स इन इंडिया फॉर दैट, और बायोगैस प्लांट्स. और ये वाटर रिसाइकलिंग का कंसेप्ट लास्ट 5 साल का है. ये क्या होता है कि अभी था कि इंडस्ट्री से पानी भेजना नहीं बाहर, एक पहला क्राइटेरिया वो था. अब धीरे धीरे जब वो अचीव होने लग गया, और जैसे वाटर स्कैर्सिटी बढ़ रही दिन ब दिन, पॉपुलेशन के कारण डिमांड बढ़ रही, ये बढ़ रही, सब बढ़ रही, रेंस इरेटिक हो गए. तो उस केस में उन्होंने ये किया कि इंडस्ट्री को हम फ्रेश वाटर नहीं देंगे, दे हैव टू रिसाइकल वाटर विद इन. तो वो केस में सब इंडस्ट्री को जो भी उनका वेस्ट वाटर निकलता है, दे हैव टू ट्रीट इट एंड रिसाइकल इट बैक इन द इंडस्ट्री. वाटर ऑडिट, वाटर बजट सब होता है उनके लिए. तो दिस हैज कम इन लास्ट 5 years. एंड फिर अगेन हमारा एक है कि वी नॉर्मली डोंट बाय टेक्नोलॉजी. जो भी और हम करते, वी आर नॉट बाइंग एनी टेक्नोलॉजी, वी आर डेवलपिंग. थोड़ा सा कहीं एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एट आवर्स कॉस्ट, प्लांट कॉस्ट, पर थोड़ा सा करके जुगाड़ करके हम कर लेते हैं. तो धीरे धीरे हमने उस पर वी स्टार्टेड डूइंग दैट. और आज हमने लगभग रिसाइकलिंग की भी लगभग 70-80 प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, मोस्टली इन शुगर मिल, डिस्टिलरीज, फूड इंडस्ट्रीज. और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी रहता है. पता नहीं टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स, ये वो सब करके इंडस्ट्री को पानी वो पूरा वापस देंगे. अभी सीन ऐसा हो गया कि
जब तक ये हमारे प्लांट्स नहीं लगेंगे और रिसाइकलिंग प्लांट से पानी नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री रन नहीं कर पाएगी, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग फ्रेश वाटर। यानी एक टाइम ऐसा था कि रॉ मटेरियल के लिए इंडस्ट्री रुकती थी, पावर के लिए रुकती थी, व्हाट इज पावर इज सरप्लस। अभी इंडस्ट्री अगर बंद होती है तो पानी के लिए सिर्फ, पानी के लिए। सो recycling plant has gained very very huge importance nowadays. तो हमने फॉर्चुनेटली जो हमने हमारे हाथ हाथ जो दो चीज पे रखे हैं, एक तो एनर्जी दैट इज बायोगैस एंड रिसाइकलिंग वाटर विच इज गैस। तो ऑल्दो मे बी एक्सीडेंटली सिविल इंजीनियर हुआ, एक्सीडेंटली इन्वायरमेंट इंजीनियर, बट ओके आई एम हैप्पी। और इसमें क्या होता है कि ये बिजनेस में okay, you are doing business, earning money is part of any business, but in addition to of earning money, you are doing some social service also. थोड़ा सा तो आप pollution का level कम कर रहे हो, maybe millions of liters water we have treated, recycled, maybe billions or trillions kilocalories of energy we have recovered, अगर थोड़ा लिस्ट करने बैठो तो, so एक satisfaction रहता है। That is, I think एक तो you are quite blessed and I think all of us are blessed as a society कि एक जो आप काम करते हो that itself is, as you pointed out, is like a social service, but in addition to that also आप काफी सारा social service करते हो। So I think आप दोस्तों ने मिलके you have started one organization which is into charity, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, what is the organization name and वो क्या करती है? Yeah, we have one NGO which is named as Sakhe Sokti Foundation. Basically, this is Sakhe Sokti means the friends, like Marathi का वो word है, this meaning is friends. तो हम जो सिपैंड बेरा स्कूल के 10वीं के बैचमेट्स थे उस यानी पूरी बैच में, एक जस्ट एक रीयूनियन था सिल्वर जुबली का। सो वी आफ्टर लॉन्ग टाइम वी मेट टुगेदर, डन दोस 2-3 days celebrations and gatherings, all these things. वो हो गया और कुछ दिन के बाद कुछ हमारे लाइक माइंडेड दोस्त थे, बेसिकली डॉक्टर दीपक है, लिनेश है, डॉक्टर प्रमोद है, और ऐसे। तो इनको लगा कि ठीक है ये तो अपन ने यहाँ तक किया है, बट वी शुड डू, बिकॉज पीपल आर नाउ एट दे आर वेल टू डू, सब कर रहे हैं ठीक ठाक, और इट इज टाइम टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। सोसाइटी बोलो या अपने जो कलीग्स है विच आर बिट अंडर प्रिविलेज, या तो हमने सोचा कि कुछ सोशल वर्क अपन ने करना चाहिए, कि सिर्फ रीयूनियन करके सिल्वर जुबली का खा पी के निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो 2-4-5 बार मिले हम, तो एक आइडिया है कि ऐसा ऐसा एक अपन ने एनजीओ बनाना चाहिए। तो we made that NGO in the name of Sakhe Sokti Foundation. I was one of the founder trustees in that. तो धीरे धीरे फिर हमने कुछ एक्टिविटीज करना, पहले तो गेटिंग मेंबर्स, जो भी हमारे बैचमेट्स थे, बहुत सारे बैचमेट्स को ऐसा लगता नहीं है कि फालतू कर रहे, बहुत बार ऐसा लगता है शुरुआत में, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं कि कुछ लोग किसी का कुछ अलग थॉट प्रोसेस रहता है। मे बी उस टाइम वी वेर हैविंग अराउंड 8 सेक्शंस और 7 सेक्शंस, काफी थे, 300-350 लोग थे। हो सकता है आज भी उसमें के 200 लोग कभी आए नहीं उसमें, या 150 लोग आए नहीं। हम 10 लोग मिले, बोला करेंगे, चालू किए हमने, एंड स्लोली वी स्टार्टेड डूइंग सम एक्टिविटीज। तो हमने शुरुआत में जो अंडर जो बच्चे रहते ना, स्पेशली चैलेंज लोग या मेंटली लोग रहते हैं, उनकी जो नागपुर में 2-3 स्कूल्स है, उनको हम हर साल कुछ हेल्प करते हैं। फ्रेंडशिप डे का प्रोग्राम वहाँ जाके मनाते हैं, उनके लिए कुछ स्नैक्स खाना वाना अरेंज करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। फिर सम ओल्ड एज हाउस में जाता है। नॉर्मली आई फील दे शुड नॉट बी ओल्ड एज हाउस इन द सिटी, जरूरत ही ना पड़े माँ बाप को वहाँ जाने की, बराबर, पर है तो अभी हम वहाँ कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। देन एक हमने यूनिक थोड़ा सा चालू किया था कि दिवाली तो अपन सब मनाते अपने घर, पर देर आर लाइक कंस्ट्रक्शन साइट के रोड पे लेबर्स रहते हैं, रोड पे बेगर्स रहते हैं,
उनको कुछ कुछ नहीं रहता, तो हम कंटिन्यू 5 years, अभी ये लॉकडाउन का छोड़ के, we used to distribute the snacks packets to the street beggars and the site laborers, all these things. तो हमने we started with some 200-300 packets. Last we distributed 1,000 packets. We do it on Diwali day in the morning. ओके, उसमें हम लोगों का मिलना भी हो जाता है दिवाली में सुबह, बराबर। और एक अच्छा काम भी हो जाता है. देन वी टेक अप ट्री प्लांटेशन. और हम ट्री प्लांटेशन करते समय ऐसी साइट आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ एक कोई केयर टेकर हो, who will take care of the plants what we have planted. और फॉर्चुनेटली हमारा जो ट्री प्लांटेशन का में सर्वाइवल रेट है इज अराउंड 85% प्लस. तो दैट इज अ क्वाइट गुड परसेंटेज फॉर सर्वाइवल. वो चीज़ें करते हैं. फिर अभी ऐसा है कि इतना टाइम निकल गया, कुछ लोग अच्छे हैं पर हमारे कुछ बैचमेट्स नहीं है ठीक. फिर विद इन द ग्रुप उनको कुछ बिजनेस देना या उनको कुछ हेल्प करना, उनके लड़कों को हेल्प, फैमिलीज को हेल्प करना. कुछ लोग दे आर नो मोर, उनकी फैमिलीज को हेल्प करना. दिस आर ऑल्सो बीइंग टेकन केयर ऑफ. तो इस, और हमने एक नागपुर में यूनिक प्रोग्राम किया था, ऑर्केस्ट्रा बाय विजुअली चैलेंज्ड आर्टिस्ट. गाना गाने वाले थे, म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी, वो सब एक हमने किया था प्रोग्राम उनके लिए. That was sort of first of its kind in Nagpur. It was very super hit program. और जो भी पैसे कलेक्ट हुए थे हमने उनको फिर डोनेशन करके दे दिया. ऐसा कुछ करते हैं. और मे बी लास्ट 6 months और ईयर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हमारे थोड़े से हाथ बंधे गए. और इसमें भी हमने अभी वी परचेज 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स. जो भी हमारे शक्ति ग्रुप में है, जिनके यहाँ कुछ जरूरत पड़े तो हम वो देते हैं. हमारे डॉक्टर्स लोग तो है टू हेल्प देम एट एनी टाइम. अभी लॉकडाउन के टाइम, पहले लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे लोगों को, तो हमने कुछ फूड ग्रेन्स प्लस ग्रोसरीज की किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की थी. तो ऐसा थोड़ा करते हैं हम. और हमारे फाउंडेशन का एक खासियत है कि वी डोंट डू मच एडवर्टीजमेंट, वी डोंट ट्राई कलेक्ट मच फंड फ्रॉम आउटसाइड. जो भी मेंबर्स विल टू डू है वो विलिंगली कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे सब प्रोग्राम्स हो रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई प्रोग्राम पैसे के लिए रुका है. किसी ने आइडिया दी, प्रोग्राम हो रहा है, करना है, तो वो प्रोग्राम हो जाता है, उसके लिए इनफ फंड्स आ जाते हैं. तो ऐसा चल रहा है. ओके, आई थिंक दैट्स वंडरफुल. सो जैसे तुमने लॉकडाउन की बात की, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैज बीन कि हम लोग हाउ डू वी रिमेन टू बी फिट. तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, बिकॉज अदर टाइम तो हम लोग को घर पे रहना पड़ता है, या फिर सो फिटनेस के ऊपर क्या करते हो आजकल? ऐसा तो बहुत ज़्यादा फिटनेस सेवी वगैरह नहीं हूँ मैं. कुछ भी करते रहते बीच बीच में, वो पर कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी कभी. ओके. मैंने कभी जिम जाना है, फिर सुबह उठ के, मेरे को याद है एक टाइम सुबह घूमना चालू करना था. मेरी बहुत पहले की बात है, मतलब आज से सुबह घूमेंगे. तो उस टाइम ऋषि बाग में रहता, तो पहले दिन मोहता साइंस के 8 चक्कर लगाए, और 8 दिन बाद में गया नहीं. तो बीच में थोड़ा सा चालू करता है, फिर बंद हो जाता है, फिर कभी जिम, कभी स्विमिंग. देयर इज नो कंसिस्टेंसी एज सच. बट इन द लॉकडाउन पीरियड, यस, थोड़ा सा मैंने कंसिस्टेंटली किए एफर्ट्स. कि थोड़ा सा बीच में शुगर का भी इशू आया था. अच्छा. आई ट्राई टू डू इट कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली. और 80% टाइम लगभग मैंने थोड़ा सा डिवोट किया है मॉर्निंग 1.5 आवर टुवर्ड्स माई से मे बी वॉकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ. बाकी अदरवाइज बहुत ज़्यादा फिटनेस से भी नहीं हूँ. ज़्यादा खाने का शौकीन हूँ. सो उसी पे बात आती है कि खाने के बारे में जब बात हो रही है, तो लॉकडाउन ने मतलब आपको शेफ बना दिया, या फिर पहले से खाना वाना बनाते थे? शेफ वगैरह बोलना थोड़ा सा ये है, आई एम नॉट अ शेफ एज सच. भाई यूट्यूब पर वगैरह थोड़ा सा, मतलब बनता है तुम्हारा, हाँ मतलब हाँ हाँ, चैनल, वीडियो और क्या थोड़ा चाहिए? सा थोड़ा सा इंटरेस्ट है बनाने में, खाने में. ऐसा है कि मेरी मदर और मेरी वाइफ दोनों बहुत अच्छी कुक है. तो जब थोड़ा सा करते हैं तो अपने को भी लगता है अपने कुछ करना चाहिए. तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बीच बीच में बना लेता हूँ संडे वगैरह.
लॉकडाउन में तो काफ़ी टाइम ट्राई कर लिया, जबरदस्ती खिला दिया अपने हाथ का, किसी को खाओ, खा लिए लोगों ने। ऐसा ऐसा है, इंटरेस्ट है मेरे को करने में, और तो क्या डिफरेंट है डिफरेंट मतलब वैरायटीज। स्पेशलिटी डिश कौन सी है, मतलब एक दो नहीं, जो अपने इवन कॉन्फिडेंस इतना वही, आप, जो भी इवन वही नहीं विल से नो, मतलब महेंद्र ने जो बनाया दैट इज, मतलब आज नहीं नहीं, आपके हाथ का ये खाना है kind अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि अपन कोई भी डिश बना ले, और उसमें कोई ये ना कमी नहीं है कॉन्फिडेंस की अपनी। पर दो चार डिशेज अच्छी बना लेता हूँ। मैंने बीच में समोसा बहुत अच्छा बनाया, of। देखिए बाहर के जैसा आता है वैसा क्रिस्पी एकदम, हम्म वो बनाया, ढोकला बनाया, पोहा तो रूटीन बना लेता हूँ मैं, हम्म। ऐसा ट्राई कर लेता हूँ। Samosa ka, for everything which you said has got his unique thing moves from. But samosa when you're looking at that also varies. मतलब अगर साउथ के समोसा बोलेंगे तो इट्स वेरी मतलब ऑयली होता है एंड इट्स वेरी आउटसाइड बिकम्स वेरी मतलब ज्यादा ही क्रिस्पी विथ टू मच ऑयल एंड ऑल। क्रिस्पी थीन रहती है वहाँ, उसका कवरिंग बहुत थीन रहता है। हाँ बहुत थीन रहता है, उसको बहुत ज्यादा हाँ फ्राई कर लेते हैं वो हाँ मतलब। हाँ 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 हाँ। तो जितना थीन रहेगा ना उतना वो ज़्यादा ऑयली होगा। जैसे अपना जो यहाँ बनता है नागपुर का समोसा, इज लाइक, गो टू एनी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड, नागपुर जैसा समोसा नहीं मिलेगा पहली चीज़। नागपुर का समोसा थोड़ा सा ज़्यादा थिक रहता है उसका हम्म कवरिंग, हम्म और मसाला स्ट्रांग रहता है। हम्म तो वो थिक कवरिंग, थिक, उसके बाद भी क्रिस्पी आने के लिए कुछ उसमें रहता है स्किल्स, थोड़ा सा वो यूज़ करना पड़ता है। तो ईस्ट का समोसा खाया है तुमने, मतलब स्पेसिफिकली द बंगाल का, दे कॉल इट सिंघारा। सिंगाड़ा, सिंगाड़ा वो छोटा रहता है साइज में छोटा शायद। रहता है एंड द फीलिंग इज वेरी डिफरेंट। हाँ मतलब अपना जो what we normally know as samosa, Maharashtra has got a influence little bit from the UP side का आता है यूपी साइड, कि आलू। पंजाबी समोसा जो है ना, वो आता है अपने हाँ साइड। एग्जैक्टली exactly. वो थोड़ा सा मतलब हैज गॉट मोर, बंगाल साइड का थोड़ा माइल्ड रहती है उसकी सब्जी, स्ट्रांग माइल्ड नहीं रहती है रहती। और बहुत सारी चीजें रहती है मतलब उसमें। आलू विल डेफिनेटली बी देयर बट उसके ऊपर पीनट्स डाल दिया और फिर कुछ और चीजें कुछ डाल दी वगैरह, मतलब द स्पाइसीनेस, ये स्वीट आपने एंड साउथ, दिस दैट। हाँ, साउथ में समोसा खाया तो उसमें गाजर भी रहता है, हाँ कैरेट। विच यू विल नॉट फाइंड इट इन नॉर्थ और समथिंग, यस, गाजर नॉट नहीं नॉट डाल। उसमें नहीं, गाजर, पर साउथ में इन्वेरेबली मिलेगा आपको समोसे में गाजर। तो मेरा क्या है कि ट्रैवलिंग इतना बहुत ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा हम्म सा ईस्ट छोड़ के, लाइक यूपी और साउथ। तो मैं जब जॉब ज्वाइन किया 91 में, हम्म तो टिल 99, तो ऐसा कोई मंथ होता ही नहीं था कि मैं 8 दिन या 10 दिन आंध्रा में नहीं हूँ, या कर्नाटका में या तमिलनाडु में नहीं हूँ। हम्म। तो उसके कारण मेरे को साउथ इंडियन फूड की भी बहुत ये हो गई है, बहुत अच्छा लगने लगा, फेवरेट हो गया मेरा। और साउथ इंडिया में तो मतलब स्पेसिफिकली आंध्रा या अदर प्लेसेस विच इज देयर, आंध्रा का तो इट्स क्वाइट स्पाइसी इन अ वे, तो यू आर या फाइन विथ ए more spicy kind of food or स्पाइसी, यस, वेरी मच। yes very नागपुर के much लोग हैं भाई सावजी खाने वाले, बट नॉन वेज नहीं, वेज vegetarian वाला। vegetarian सावजी खाने वाले। Yeah. वेजिटेरियन, यस। Because I still remember मतलब the first person after spending 45 years on this earth who took me for a सावजी was you। मतलब यस मैंने यस। बोला अरे यार मैंने कभी सावजी खाया ही नहीं, इसे यार चलेंगे, मैं बोला यार मतलब I thought it was non-veg. He said, नहीं नहीं तू खाना, मैं मतलब अपना I'll figure out and also I think we went and कौन सी जगह यस थी, यस। I also forgot which place it was। इट वाज ऑन द वर्धा रोड, वर्धा रोड। समवेयर ऑन द वर्धा रोड, मैं नाम अब मैं भी भूल गया शायद। वो तो शायद दिसंबर का महीना था, यू वर इन दिसंबर नागपुर हाँ दैट टाइम। समवेयर इन दिसंबर, तो वो असेंबली का टाइम था नागपुर के। असेंबली का टाइम था, आई स्टिल, तो यस पता नहीं यस। तुम कुछ अलग ही खा रहे थे, आई डोंट नो व्हाट यू वर हैविंग, और मेरे को बोले थे अरे रस्सा खा ले वगैरह, मैंने बोला यार मतलब जो मैंने 10% खाया उसी से मेरे को पसीना पसीना दिसंबर के महीने में आ गया वगैरह विद द स्पाइसीनेस व्हिच इज देयर। तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल। मैंने भी तुम्हारा
कुछ कुछ खाया है मतलब आई थिंक लास्ट टाइम व्हेन आई एंड सुमित्रा हैड कम ओवर you had made some stuff and we had that. तो आई थिंक टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया बिकॉज लॉकडाउन में आना जाना थोड़ा अभी कम आइए, हो गया. अभी आ बट जाइए, कुछ नई नई डिशेस सीखो, वो भी बना के खिलाऊंगा. हाँ, तो मतलब फिर तो आना ही पड़ेगा. मतलब लुकिंग हम्म, फॉरवर्ड टू कमिंग टू नागपुर एंड मीटिंग यू अप. तो थैंक्स अ लॉट कि मतलब तुमने वक्त निकाला एंड दिस इज अ वर्किंग डे जहाँ पे यू हैव कम आउट एंड यू हैव शेयर्ड about how if you're focused you can move in a particular direction, and the transition of moving from a salaried person to entrepreneurship and then making it successful, and then not only forgetting the roots and going about giving it back to the society. So keep doing that. Um, and हम लोग तो मतलब आजकल व्हाट्सएप इज बिकम क्वाइट पॉपुलर, सो हम लोग तो वहाँ पे बातें कर ही लेते. सो विल बी इन राइट टच राइट. देयर. या, थैंक यू, थैंक यू. चलो बाय बाय देन. चलो बाय.